तो हरियाणा और महाराष्ट्र में इंतखाब जारी है, इंतखाबी अमल जारी है, वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन इस बीच 28 रियासतों के 51 असेंबली सीटों पर और 2 पार्लिमानी सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, जिनमें रामपुर भी है। तो रामपुर ज़िमनी इंतखाबात में वोटर्स बढ़ चढ़ कर हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटर जोक दर जोक पोलिंग मराकज का रुख कर रहे हैं। रामपुर के एक पोलिंग मरकज पर 2 नौजवान वोटर घोड़े पर सवार होकर नजर आए। आजम खान के लोकसभा चुनाव में मुंतखब होने के बाद ये सीट खाली हुई थी। इंतखाबात की मुहिम में और इंतखाबी मुहिम में तशहीरी मुहिम के दौरान समाजवादी पार्टी और बीजेपी के दरमियान जबरदस्त लफ्जी जंग देखने को मिली थी। रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी का वकार दांव पर है। उधर महाराष्ट्र असेंबली चुनाव 2019 के पोलिंग के दौरान औरंगाबाद के 9 असेंबली हलकों में वोटिंग का तनासुब ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। वोटिंग तनासुब बढ़ाने और वोटरों को रागिब करने के लिए रेड एंड लिड फाउंडेशन के सदर और मिर्जा वर्ड बुक के मालिक मिर्जा अब्दुल कयूम नदवी ने एक अनोखा तरीका भी अपनाया है। मिर्जा साहब हर वोट देने वालों को मुफ्त में किताबें तकसीम कर रहे हैं। वोटिंग के दौरान इन्होंने 250 से ज्यादा किताबें तकसीम कर दी हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने मिर्जा साहब से इस तरकीब के अगराज मकासद को जानने की कोशिश की। महाराष्ट्र और हरियाणा में असेंबली चुनाव जारी है। पोलिंग के दौरान लोगों को वोट की तरफ राग़िब करने के लिए औरंगाबाद के मिर्ज़ा अब्दुल कयूम ने एक अनोखा तरीक़ा अपनाया है। उन्होंने सुबह से ये मुहिम शुरू की है कि किताब वोट दीजिए और किताब लीजिए। मौलाना अब्दुल कयूम ने ये तरीक़ा क्यों अपनाया, इसके पीछे क्या अगराज़ व मक़ासिद है, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मिर्ज़ा साहब, वोट के बदले किताब क्यों? वोट के बदले किताब इसलिए, हमारा इसमें 2 मिशन है। एक तो लोगों के किताबों के बारे में जन जागृति निर्माण करना है, उनको किताबों के तय दिलचस्पी पैदा करना है। नंबर 2, सरकार, हुकूमत और तमाम ही लोग इस पे जोर देते हैं कि लोग वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो हमने तरतीब निकाली है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। इसके लिए हमने एक नया आइडिया निकाला है कि वोट दीजिए और किताब लीजिए। हमने 500 लोगों को टारगेट बनाया है, ख़ासतौर से नए वोटर्स जो इस साल जो नया वोट कर रहे हैं उनके लिए, कि वो असल उन्हीं को देश संभालना, देश चलाना है, कि वो वोट करे, पहली फुर्सत में हमसे किताब ली जाए। हमने अब तक कितने लोगों को आपने किताबें तकसीम की है? हमने ये असल जो आइडिया हमारा शुरू हुआ था, ये लास्ट इलेक्शन जो हुए लोकसभा के 23 अप्रैल को किताब दिन था। किताब दिन के मुनासिबत से और इलेक्शन के मुनासिबत से हमने ये ऑफर शुरू किया था। हमने लास्ट लोकसभा के इलेक्शन में 500 किताबें दी थी मुख्तलिफ वोटर्स के लिए, औरतों को, बच्चों, बड़ों को। और इसी वक्त हमने ऐलान किया था, कल से हमने ऐलान किया था कि हम जो पहले वोट करेंगे उन्हें किताब देंगे। कितनी किताबें अब तक आपने तकसीम की सुबह से लेकर अब तक? अभी तो हमने 350 किताबें अभी तो दे दी है और हमने 500 किताबों का ऐलान किया था। जैसा कि आपने देखा कि लोग मिर्ज़ा अब्दुल कयूम के इस अमल को काफ़ी पसंद कर रहे हैं और इससे वोटरों को एक नई तहरीक मिल रही है। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। तो वोटिंग का अमल जारी है। इस बीच मुंबई के कलाबा से हमारे नुमाइंदे मुहिउद्दीन ने पोलिंग बूथ का जायजा लिया और वोटरों से बातचीत किया। ये आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के लिए महाराष्ट्र की 288 सीटों पर वोटिंग डाली जा रही है। हम मौजूद हैं मुंबई के कोलाबा इलाके में, जहां पर जो है वो वोटरों में जोश व खरोश दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो वोट करने के लिए बाहर आए हुए हैं और दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और फिलहाल वोटिंग परसेंट में जो है वो इजाफा दिख रहा है। चाहे माजूर हो या चाहे किसी भी बीमारी में मुब्तला लोग हो, वो यहाँ पर वोट करने के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मतलब बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं वोटिंग के लिए, क्योंकि सुबह का जब वक्त था उस वक्त जो है वोटिंग का फीसद ज़रा कम था, लेकिन जिस तरह से दिन जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है उसी तरह से जो है वो वोटिंग का फीसद जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि कोलाबा के एक पोलिंग बूथ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में लोग आप वोट करने के लिए आए हैं। आप यहाँ पर वोट करने के लिए आए हैं, क्या मुद्दे हैं आपके नज़र में जिसकी बुनियाद पर आप वोट करने के लिए आए हैं? हमने वोट इस मुद्दे पर दिया है कि बदलाव चाहिए, क्योंकि लोगों को काम धंधा नहीं है, रोड है, पानी है, लोगों की एडमिशन की समस्या बच्चों की, और यहाँ हमने इसलिए वोट दिया। पर यहाँ काफ़ी लाइन लगी है, लोगों को ऐसा लग रहा है ट्रेनिंग नहीं दी है। जो इलेक्शन कमीशन के स्टाफ है उनका ट्रेनिंग नहीं की है। सुबह 9 बजे से लोग लाइन लगा रहे हैं, अभी तक नंबर नहीं आया। अब मेरा नंबर अब भी है, मैं अब भी वोट डाल के आया।
अब भी मेरा नंबर है सुबह 9 बजे से। तो व्हाट इज़ दिस, मैंने आपने ट्रेनिंग नहीं दिया इसलिए ये ऐसा प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में लोग आए हैं वोट करने के लिए। वोट आप करने के लिए आए हैं, क्या मुद्दे हैं आपके जिसकी बुनियाद पे आप लोग वोट करने के लिए आए हैं? मुद्दे तो कुछ नहीं, बदलाव चाहिए थोड़ा, बस। क्या प्रॉब्लम है आपके? बदलाव बोले तो यहाँ का सिस्टम बराबर नहीं है। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप वोट करने के लिए आए हैं तो क्या मुद्दे को लेकर वोट करने के लिए आए हैं आप? यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट नहीं है कुलाबा में। इतना साल से वोटिंग करे, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। जो जूना बिल्डिंग है उसके लिए कुछ प्रोजेक्ट नया होना चाहिए, बिल्डिंग बनना चाहिए, वही प्रॉब्लम। और दूसरे क्या बुनियादी मसाइल आपके हैं लोकल इशू के अलावा? नहीं, और तो कोई नहीं, यही तो मेन प्रॉब्लम तो यही है कि कुलाबा में डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर लोग जो है बड़ी तादाद में उतरे हैं वोटिंग करने के लिए। इनका ये बोलना है कि कुलाबा इलाके में जो है वो जो पुरानी इमारतें हैं, खस्ताहाल इमारतें हैं, इनका डेवलपमेंट होना चाहिए। इसी बुनियाद पे वो लोग यहाँ पर आए हैं वोट करने के लिए और वो ये चाहते हैं कि इस बार जो है बदलाव हो और बदलाव के मद्देनजर वो यहाँ पर वोट करने के लिए आए हैं। कैमरा पर्सन अविनाश लोंडे के साथ मुजुद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। के रद्दमल से ये बात साफ हो जाती है कि बुनियादी मसाइल ज्यादा अहम होते हैं बनिस्बत राष्ट्रवाद, नेशनल मुद्दे से। जिस तरीके से एक पार्टियां जो हैं लोक लुभावन वादे करती हुई नजर आती हैं और दीगर पार्टियां जो इल्जाम लगाती हैं कि कहीं न कहीं जज्बात से खेलने की कोशिश बीजेपी कर रही है, शिवसेना कर रही है। ऐसे में अवाम का रद्दमल भी हम सुन रहे हैं। जर्जर इमारतों से लेकर अवाम जो है परेशान है। उनका कहना है कि महाडा बीएमसी की तरफ से बार बार यकीन दहानी उन लोगों की तरफ से कराएगी, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। ये सारे मुद्दे जो हैं छाए रहे हैं। इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनका तारुफ हम कराते हुए चले। हमारे साथ राजेंद्र पटोदे साहब हैं जो कि वंचित अघाड़ी के लीडर हैं। आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं सर। और साथ ही साथ वसीम आर खान साहब हैं जो कि मुस्लिम बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के लीडर हैं, हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। वसीम आर खान साहब, सबसे पहले आप ही के पास आ जाती हूं क्योंकि अवाम जो है सबसे अहम होता है। वोट कास्टिंग हो रही है और आपने सुना कि जनता ये कह रही है कि कोई काम नहीं हुआ, जर्जर इमारतें हैं और वो अभी भी हैं। इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। यानी शिवसेना और बीजेपी की सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों से लोक लुभावन वादे कर रही है। जो उनकी तरफ से कहा जाता है उसे भी पूरा नहीं किया जाता। आपने खुद सुना। वसीम साहब, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? वसीम साहब, आपको आवाज हमारी मिल पा रही होगी तो सवाल का जवाब दीजिएगा। एक बार फिर से सवाल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमें सुन पा रहे होंगे तो जवाब दीजिएगा। आवाम का रद्दमल आपके सामने है। आप कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है, लेकिन आवाम कह रही है कि विनाश हो रहा है, हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे में कैसे आप जो आंकड़े दे रही है बीजेपी, दावे कर रही है, कैसे आप सरकार में वापसी कर सकते हैं, सत्ता पे वापसी कर सकते हैं? वसीम साहब, आप सुन पा रहे? लगता है हमारी आवाज वसीम साहब तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल इस वक्त आपको हरियाणा के ताल्लुक से बताते हुए चलें कि हरियाणा में पोलिंग परसेंटेज महाराष्ट्र के बनिस्बत ज्यादा इजाफा दिखाई दे रहा है, ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड किया गया है। और तकनीकी खराबी को दूर कर फिर वसीम साहब से हम सवाल करने की कोशिश करेंगे। तो इंतखाबी जंग 2019 को लेकर ये सजा हुआ है पूरा मैदान और अपने अपने दावे लेकर सियासी पार्टियां हैं। शिवसेना के अलग दावे हैं, बीजेपी के अलग दावे हैं, वहीं एनसीपी कांग्रेस के भी अलग अपने अपने दावे हैं। वसीम साहब, आपसे सवाल हमने कई बार किया, हालांकि आवाज आप तक नहीं पहुंच पाई। आवाम कह रही है कि कोई विकास की गंगा महाराष्ट्र तक नहीं पहुंची है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम विकास के दम पर ही सरकार बनाएंगे। आपने सुना कुछ देर पहले जनता को। देखिए, आप कुछ लोगों की राय शुमारी करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो सही होगा। आज पूरे हिंदुस्तान में
लोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कायल हैं और जिस तरह से पिछले 5 सालों से हमने और हमारी शिवसेना जो अलायंस है, सरकार ने आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो काम किया है, हर क्षेत्र में हमारा काम पहुंचा है, हर समाज में, हर प्रांत में हमारा काम पहुंचा है। किसी भी इलाके को आप ये नहीं कह सकते कि जहां हमने विकास करने की कोशिश नहीं की, और बहुत हद तक हम लोग उसमें कामयाब भी हुए हैं। जहां जिस तरह से पिछले 65-70 सालों से सर, आपके मुंबई में जर्जर इमारतों का मसला, अब आप मर रहे हैं। कुछ दिनों पहले 2-3 महीने कबल भी बिल्डिंग गिरी थी, लोग मर जाते हैं दब के। लोगों का कहना है कि सरकार से हम आवाज उठाते हैं, अपने रुकन असेंबली से कहते हैं, वो असेंबली में भी कहते हैं, दीगर पार्टियों के लीडर जो एनसीपी और कांग्रेस के अगर रुकन असेंबली हैं तो, लेकिन इस तरफ बीजेपी ध्यान नहीं देती है। आपने सुना, और हम ये बार बार देखते हैं कि जर्जर इमारतों का जिम्मा किस पर है, महाडा के पास है, महाडा किसके अंदर चलती है ये भी हमें मालूम है। फिर आखिर आपकी सरकार क्या कुछ कर रही है? क्या लोगों की जान की परवाह आपकी सरकार को नहीं है? बिल्कुल लोगों की जान की परवाह है, और जिस तरह से आप उसके बगल में हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी और भी देखेंगे, कुलाबा के आसपास, वहाँ पे भी हमने डेवलप किया है। तो और बाकी कुलाबा में भी बहुत सारी जगह पे डेवलप का काम चालू है। कुछ इंटरनल जो इश्यूज होते हैं सोसाइटी के आपस की, जो ना इत्तेफाकी होती है, उससे कुछ ज़रूर काम डिले हुए हैं। कुछ वहाँ के जो सियासी लोकल लोग होते हैं उनकी वजह से डिले हुए, बट हम लोग 100% वहाँ पर पहुंचकर जो इमारतों का जो मसला है उसको हल करेंगे आने वाले दिनों में। और पिछले 5 सालों में बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारी जर्जर इमारतों को हमने नोटिस दिया है, वो खाली भी हुई है और काम भी हुआ है। तो वहाँ पे कुछ जो इमारतें बची हैं, जो कुछ इमारतें हैं, उनका इंटरनल कुछ इश्यूज है जो उनका आपस में, उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम हुई है। बाकी सरकार ने पिछले 5 सालों में बहुत अच्छे काम किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इसका रिजल्ट भी 24 तारीख को देख लीजिएगा कि आज लोगों में एक वापस इस सरकार को लाने में एक उत्सुकता है और एक खुशी हो रही है। जिस तरह से लोग अपने घरों से निकल रहे हैं इस हमारी पार्टी को, हमारे अलायंस को वोट करने के लिए, 24 तारीख को पता चल पाएगा कि क्या कुछ फैसला आवाम करती है। वंचित क्या सोचती है इस हवाले से, उनसे सवाल करेंगे। राजेंद्र साहब, आपने वसीम आर खान साहब को सुना, उन्होंने कहा कि 24 तारीख को इसका फैसला हो जाएगा। जाहिर सी बात है 24 तारीख को सभी को इंतजार है कि क्या कुछ फैसला आने वाला है और किसके सर पर ताज सजेगा महाराष्ट्र का। वंचित किस तरह से देखती है कि पिछले 5 सालों में काम किए गए हैं बीजेपी और शिवसेना की तरफ से? देखिए मोहतरमा, 5 सालों का ही मसला नहीं, मसला है 70 सालों का। जी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी जो सत्ता में आई थी, ना तो उन्होंने कोई डेवलपमेंट किया है, ना अभी भाजपा ने किया है। बुनियादी मसाइले जो है, जिनको रोज जीने मरने की जो चीजें होती है, रास्ता, पीने का पानी, स्कूल, ये चीजें जो है वो बुनियादी चीजें हैं। इन्हीं पर अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो मैं नहीं समझता कि ये कोई डेवलपमेंट हुआ है। जी, लोगों को जीने के लिए जो चीजें मुहैया करानी चाहिए वो तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, उसे कोई डेवलपमेंट नहीं कह सकता है। वो तो म्युनिसिपैलिटी भी करती है, ग्राम पंचायत भी करती है। तो इसलिए ये जिस तरह के दावे कर रहे हैं, यहाँ पे किसान 19,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली, तो ये क्या डेवलपमेंट है? कई कंपनियां बंद पड़ चुकी है, कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं। यहाँ जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ नहीं सकते, इस तरह का माहौल है। पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो प्राइवेटाइज हो गया है। जी, किस चीज का दावा कर रहे हैं हम लोग कि ये डेवलपमेंट की तरफ जा रही है? और आप जो चीजें देखते हो कि यहाँ पर जिस तरह की माहौल को यहाँ पर भाजपा और शिवसेना ने क्रिएट करके रखा है कि इन्होंने किसी भी तरह का कोई लिमिट नहीं छोड़ा है। जिन लोगों को ये कल तक गालियां दे रहे थे, कल तक कोस रहे थे कि ये लोग बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को मेगा भर्ती कराकर इन्होंने अपने पार्टियों में ले लिया है। और जो इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं उन्हें ईडी या इनकम टैक्स का नोटिस देते हैं। ये किस तरह का निजाम है? नुमाइंदगी आप कर रहे हैं। वसीम साहब जवाब दीजिए, कई सवाल आपसे पूछे हैं राजेंद्र साहब। सरकार में 2014 से आप अच्छी उनकी नुमाइंदगी कर। ईडी का नोटिस देखिए, ईडी जिन लोगों ने
2014 से पहले जो था, जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन जिन लोगों ने गलत काम किया है उसको बिल्कुल ये हमारी सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, लेकिन वसीम आर खान का साहब, नोटिस भी टाइमिंग पर भी जाएगा सवाल उठते और हैं। उनको उनके खिलाफ टाइमिंग कार्रवाई को भी इग्नोर होगी, वो नहीं जेल किया में जा जाएंगे। यहाँ सकता। पे सिर्फ पिछले 5 सालों में क्या बीजेपी को, शिवसेना को नहीं लगता था कि ये लीडर बदनामी में मुलव्विस है? टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप जब कार्रवाई करते हैं, जब असेंबली इलेक्शन नजदीक आ जाता है। बिल्कुल मैडम, आप यही 2014 से पहले जब आप अखबार उठाते थे तो आप उसमें देखते होंगे कि रोज कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता है, रोज कहीं ना कहीं दंगे होते हैं, रोज पूरा हिंदुस्तान और पूरा महाराष्ट्र बदहाली था। सत्ता में आ जाए तो दंगे कहां से सर आप राजनीति का स्तर गिराइए मत। आप दंगा क्या बात कर रहे हैं सर? दंगा कराने वाले सर, हमने दंगे को रोका है 2014 से 2019 तक। एक भी दंगे महाराष्ट्र में आप दर्ज नहीं होते हुए देखे हैं? आपने कहीं भी दंगा नहीं देखा, कहीं भी कर्फ्यू नहीं लगा। इस महाराष्ट्र के मुखिया आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस तरह से इस महाराष्ट्र का विकास किया है, सबका साथ सबका विकास, सबको विश्वास में लेकर, ये बहुत सराहनीय है। और आज उसी का ये नतीजा है कि आज हमारी सरकार वापस बहुमत में आ रही है। हमने 2014 में मोदी जी के नाम पे चुनाव जीता था और 2019 में मोदी जी के काम पे और हमारे इस महाराष्ट्र के मुखिया आदरणीय देवेंद्र फडणवीस के काम पर जीतेंगे। ये तय है, ये जनता जवाब देगी आपको। चंद लोग अगर जो हमारे खिलाफ उनका परसेप्शन भी बना हुआ है तो ये गलत है। और मैं हमारे वंचित आघाड़ी भाई से गुजारिश करूंगा कि आप अच्छे ओपोजिशन बने। हमें अभी भी 2014 से अच्छे ओपोजिशन का इंतजार है। आप ओपोजिशन अच्छा बन के आइए और हमारे जो हमारी कमियां हैं उनको उजागर कीजिए और हमारी अच्छाइयों को आप तायद भी कीजिए। मैं जो अच्छे काम हुए आप उसको भी जरा गिनाइए। इस महाराष्ट्र के लोग बहुत खुशहाल हैं। आप जाकर लोगों से निचले स्तर तक जब आप मिलेंगे तब वो आप बराबर जवाब देंगे और ये वोट देकर हमारे फेवर में 2024 तारीख को आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ की जनता कितनी मुतासिर है हमारे मुख्यमंत्री जी से या हमारी कार्यशैली से। जी राजेंद्र साहब, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात बीजेपी करती हुई आ रही है और इसी नारे को एक बार फिर से वसीम आर खान साहब ने दोहराया है। आपको लगता है कि सबका साथ सबका विकास दलितों को, अकलियतों को और पिछड़े वर्ग को लेकर बीजेपी सरकार चल रही है? कोई विकास नहीं हुआ है। मैं इन्हीं से सवाल करना चाहता हूं कि कितने मुस्लिम नुमाइंदे इन्होंने खड़े किए, वो बता दे एक बार। देखिए आप इस देश में हिंदू मुसलमान ये सब राजनीति नहीं चलने वाली है। इन्होंने असेंबली सीट के लिए खड़े किए, जिनको मुस्लिम कैंडिडेट भी नहीं चलता, वो लोग अगर ये दावा करते कि सबका साथ है तो ये किस चीज की तरफ ले जा रहे हैं इस मुल्क को? सर हमारे यहाँ जो चुनाव की प्रक्रिया है, हमारी एक टीम अलग से बैठती है, हमारा सर्वे होता है और हम लोग उस बिना पर टिकट देते हैं। हमारे यहाँ देखो कोई, मैं वापस आपको एक बार बोलता हूँ कि इस देश को, इस प्रदेश को या इस किसी विधानसभा को तरक्की देने के लिए किसी मुसलमान ही का होना जरूरी नहीं है। हमारे हिंदू भाई ने भी पिछले 70 सालों से इस देश के लिए, इस देश में हम सभी समाज को जगह दी है। आज ये जमहूरियत सभी समाज को जगह दी है वसीम आर खान साहब, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि क्या आपको मुसलमानों में, आप वो लोग करते हैं कि यहाँ मुसलमान को दे दो, ये किसी को दे दो, हमारे यहाँ नहीं चलता। हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, बात नुमाइंदगी की हो रही है। वसीम आर खान साहब, आप इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते, जिस तरह से आप इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते, आप इससे अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। आपसे सवाल होगा और 12वां सवाल होगा और आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको अक़लियतों में वो सलाहियत नहीं दिखती जो दिगर तबकों में दिखती है, इसलिए बीजेपी टिकट अक़लियतों को नहीं देती? ये सवाल उठेगा और आपको जवाब भी देना पड़ेगा। ये अगर जो किसी ने अक़लियत समाज की बात की है और किसी ने अक़लियत समाज को गले लगाया है तो इस देश के हमारे प्रधानमंत्री और इस प्रदेश के हमारे मुखिया ने आज हमारे सभी समाज को बराबर जगह दी जा रही है। चुनाव में देखिए 2014 से तक हमारे समाज में एक दूरी बनी हुई थी भारतीय जनता पार्टी से। अब बहुत बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक समाज और खासकर मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ अग्रसर हो रहा है। जिस तरह से हमको पिछले सरकारों ने इस पार्टी से दूर रखा, हमें गलत हमारे दिमाग में भरकर हमारे लोगों में गलत धारणा पैदा की पार्टी की, तो इससे नुमाइंदगी कम बदहाली को दूर करने के लिए, किसी तबके की बदहाली को दूर करने के लिए क्या उसको नुमाइंदगी की जरूरत नहीं पड़ती है? पड़ती है ना? 100% जरूरत।
बिल्कुल जरूरत पड़ती है, लेकिन देखिए ये भी आप नहीं कह सकते मैडम कि मुसलमान जीत कर आए या कोई मुस्लिम विधायक हो या आमदार हो वही उस विधानसभा की तरक्की कर सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है। चुनाव के टिकट जो दिए जाते हैं, हमारी चुनाव समिति एक बैठती है, वो सर्वे कराती है, उसके हिसाब से आने वाले दिनों में बहुत सारी नुमाइंदगी मिलेगी। जिस तरह से आज बहुत बड़ी समाज में हमारे समाज इस भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, मैं भी इसी अल्पसंख्यक समाज से हूं, मुझे इस पार्टी ने बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी है। और देखिए चाहे यूपी में भी हो, चुनाव के बाद हमने एक एमएलसी देके हमने मंत्री बनाया, तो ऐसा नहीं, इस पार्टी में नुमाइंदगी सबको मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अभी तरक्की के एजेंडे पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो सर्वे में आएगा, जिनका नाम आएगा, उनको हम टिकट हमारी पार्टी तय करेगी। इससे मुझे नहीं लगता है कि किसी जात और धर्म का लेना देना है। बहुत सारे हमारे अल्पसंख्यक समाज को नुमाइंदगी मिली इस पार्टी में, अच्छे अच्छे पदों पे है, संगठन में बड़ी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। हम जितना मान सम्मान हमारा है, उतना मान सम्मान हमारे दूसरे भाइयों का भी है। तो मुझे कहीं नहीं लगता है हमें मान सम्मान की कमी या पार्टी में नुमाइंदगी, हमें पार्टी किसी अलग नजरिए से देखती है। हमारे प्रधानमंत्री अभी देखिए 2 दिन पहले मैं 5 लोगों से, जो 5 लोगों का दस्ता मिला आदरणीय मोदी जी से, उसमें से मैं भी था, मैं भी अकलियत समाज। मुस्लिम आबादी 11% है, जबकि हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में तकरीबन 6 से 7 के दरमियान में है। वहां पर आप बीजेपी की तरफ से टिकट दे दिया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं दिया जाता। राजेंद्र साहब, आपसे सवाल है, राजेंद्र साहब, माशरे के लिए हो रहा है। राजेंद्र साहब, बीजेपी कह रही है कि हमें, बीजेपी कह रही, राजेंद्र साहब आपसे सवाल ये, बीजेपी ये कह रही है कि अकलियतों को दूर किया जा रहा है। वो ये नहीं मान रहे हैं कि उनकी तरफ से नुमाइंदगी नहीं दे रही है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि अकलियतों को दूर करने की कोशिशें कुछ सियासी पार्टियां करती रही हैं, और वो जो दूरी थी अब वो कुर्बत में तब्दील हो रही है, नजदीकी आ रही है, पास आ रहे हैं लोग। देखिए ये सब झूठी बातें हैं। मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं न्यूज़ 18 के माध्यम से। जी, यहाँ पर उर्दू के स्कूल्स जो बंद पड़ गए हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? लगभग 16,000 उर्दू स्कूल जो है वो इनकी गवर्नमेंट आने के बाद बंद हुई है। मौलाना आजाद महामंडल जो है उसमें फंड नहीं है। सर हमने हजारों लोगों को फंड बांटे। आप सही आंकड़ा लेके आइए। मोहसिन का जो केस हुआ था पूना में, इन्हीं की गवर्नमेंट थी। सर आप आंकड़ा सही लेके आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा पूरे प्रदेश में हम लोग हर शहर में जा जाके वहाँ के बच्चों को हमने लोन दिया, वहाँ एजुकेशन लोन दिया, बच्चों को हम बुला कर लोन दे रहे हैं। हमने सभी, देखिए मौलाना आजाद की बात आपने की है, आप उसका आंकड़ा देखिए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, हमने बहुत जगह परस्त लोगों के साथ जाने की बात कर रहे हैं। परस्त लोग कौन है? आप उसी ओवैसी साहब के साथ में खड़े थे ये 2019 के लोकसभा चुनाव में, जो इस देश को बांटने की कोशिश किया, जिन्होंने क्या बात कर रहे हैं आप जो 30 करोड़ मुसलमानों की खाली बात करते हैं। आपके पास सीबीआई है, आप अरेस्ट क्यों नहीं करते उन लोगों को जो देश को तोड़ना चाहते हैं? सर क्या कर रहे हो आप जैसे लोग रहेंगे? देखिए ये देश भीमराव अंबेडकर जी का देश है, ये देश स्वर्गीय अटल बिहारी जी का देश है। इस देश में एकता अखंडता को कोई खतरा नहीं, हमारा मुआशरा। आप ये देखिए सर, जो 303 सीटें कैसे आ गई? क्या हमारे अकलियत के भाई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को गले नहीं लगाया, वोट नहीं दिया? जी राजेंद्र साहब जवाब दीजिए सर, कैसे आ गई 303 सीटें? तेजी से अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है और आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपको आप बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 24 तारीख को लोग आपको बता देंगे कि जिन लोगों के साथ आप बैठे हुए हो वो किस तरह के लोग हैं। 3 दिन आप भी और खुशफहमी में रह लीजिए सर, अच्छे ऑपोजिशन बन के आइए हमारे सामने, हमारी कमियों, अगर जो कमियां तो उजागर करिए। हमको जरूरत नहीं है, हम सत्ता की तरफ जा रहे हैं। और राजनीति को राजनीति के हिसाब से करनी चाहिए। मेरा जहां तक मानना है, हमने जो अच्छे काम किए हैं हमारे मुखिया ने, हमारे दीजिए साहब, जो माशरे के लिए आपने किया है, सबका साथ सबका विकास काम हुआ है। राजेंद्र साहब, यहाँ ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए कितना फंड दिया है? वंचित खुद को कहाँ देखती है? लोगों के समझ में आएगा। वंचित खुद को कहाँ देखती है और अपना कद कैसा देखती है मुस्तकबिल में? जी, वंचित खुद को कहाँ देखती है, अपना कद कितना बढ़ता हुआ देखती है मुस्तकबिल में, फ्यूचर में? हाँ हम लोग
इस महाराष्ट्र में हम लोग वाहिद अकेली ऐसी पार्टी है कि जो यहाँ पर अपोजिशन के तौर पे हम लोग आज लड़ रहे थे, 5 साल से लड़ रहे थे, और इसीलिए हमको जो मैंडेट मिला है 42 लाख लोगों ने हमको लोकसभा में मैंडेट दिया है कि वो लोग हम पर विश्वास करते हैं। आप गिरती हुई नाव में सवार थे के साथ में, और 2 महीने में आपको में भी समझ आ गया अपनी सत्ता की तरफ जाने का दावा जो कर रहे हैं वो इन्हीं लोगों के बलबूते पर कर रहे हैं जिन्हें आज 70 सालों से दबा के रखा गया है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल इस वक्त महाराष्ट्र की वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ है, आंकड़ा क्या कुछ कहता है, आपको बताते हुए चलते हैं कि वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ कह रही है। हालांकि 2 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज का जो आंकड़ा था वो हमने आपके सामने पेश किया था, और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नंदुरबार का ग्राफिक्स है जहां पर 38% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। तो ये 3 बजे तक का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। तो इंतखाबी जंग 2019 की ये जंग है जो कि जारी है, और धूले की ग्राफिक्स भी टीवी स्क्रीन पर है जहां पर 32% लोगों ने अब तक वोट किया है, यानी 3 बजे तक। अभी 3:30 हो रहे हैं, 3 बजे तक का ये आंकड़ा है। जलगांव की अगर बात करें, जलगांव का ग्राफिक्स इस वक्त स्क्रीन पर है जहां पर 30% लोगों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से दीगर असेंबली सीटों की भी अब बात कर लेते हैं जिसका ग्राफिक्स इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है। इस वक्त बुल्ढाना में 31% वोटिंग परसेंटेज रिकॉर्ड की गई है। 3 बजे तक के ये आंकड़े आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। अकोला की बात कर लें, अकोला में 31 यानी 31% लोगों ने घर से बाहर निकलकर हक रायदही का इस्तेमाल किया। हालांकि ये जो परसेंटेज हैं कहीं ना कहीं हरियाणा से कम है। हरियाणा में थोड़ा ज़्यादा पोलिंग परसेंटेज रिकॉर्ड की जा रही है। वाशिम की बात कर लेते हैं अगर, तो वाशिम में 37 यानी 37% अब तक वोटिंग परसेंटेज रिकॉर्ड की गई है। तो महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। अमरावती की बात कर लेते हैं। अमरावती में 30% लोगों ने अपने हक रायदही का 3 बजे तक इस्तेमाल किया है, जिसका आंकड़ा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए प्ले कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। वर्धा की बात कर लेते हैं। वर्धा में 32% लोगों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर दिया है, वोट कास्ट कर दिया है। और दिगर अगर नागपुर की बात कर लें तो नागपुर में ये आंकड़ा 35 तक पहुंचता है, यानी 3 बजे तक 35% लोगों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल नागपुर में कर लिया है। दिगर असेंबली सीट जिसमें बांद्रा भी शामिल होती है, बांद्रा में 39% यानी 39% लोगों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर दिया है। 39% लोगों ने बांद्रा में पोलिंग बूथ पर इस्तेमाल किया है। गोंदिया की अगर बात करें तो गोंदिया में 40, ये परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा है बनिस्बत दिगर असेंबली सीट के। गोंदिया में 40% लोगों ने 40% लोगों ने वोटिंग कर दी है। गढ़चिरौली की अगर बात करेंगे तो गढ़चिरौली जो कि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ इलाका है, यहाँ पर 40% लोग, यहाँ पर भी अच्छी खासी वोटिंग हुई है। 40% लोगों ने वोट किया है। यहाँ पर नक्सल मुतासर ये इलाका है जहाँ पर पोलिंग बूथ पर लोग जो है पहुंचे, यहाँ पर वोटिंग का अमल थोड़ा पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। वहीं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर चंद्रपुर का ग्राफिक्स सामने है जहां पर 35% वोटिंग परसेंटेज रिकॉर्ड की गई है। ये वोटिंग परसेंटेज 3 बजे तक की है, क्योंकि इस वक्त 3:29 हो रहे हैं। और एवत महल की अगर हम बात करें तो एवत महल में 38% लोगों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर लिया है। इसी तरह से दिगर असेंबली सीटों का भी जिक्र कर लेते हैं। नांदेड़ में 39% लोगों ने अपनी वोटिंग का इस्तेमाल कर लिया है और अपने उम्मीदवारों को चुन लिया है जहन में रखकर, और ये पिटारे खुलेंगे 24 अक्टूबर को। हिंगोली की बात कर लें, यहाँ पर अब तक जो आंकड़े हमने बताए वोटिंग परसेंटेज की, उसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज रिकॉर्ड की गई है अब तक हिंगोली की 41% यहाँ पर वोटिंग रिकॉर्ड की गई है, वोटिंग फीसद। परभनी की बात कर ली जाए तो परभनी में 32% यानी 32% लोगों ने हक रायदही का इस्तेमाल कर लिया है। इसी तरह से जालना का ग्राफिक्स भी आपके सामने है। यहाँ पर 41% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है जालना में। हालांकि थोड़ा कदर कम है, मायूसकुन महाराष्ट्र की पोलिंग है। कई वजूहात हो सकते हैं, जानकार ये मानते हैं। औरंगाबाद की अगर बात कर लेते हैं तो औरंगाबाद में 31% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है दोपहर 3 बजे तक।
दीगर असेंबली सीट का भी रुख कर लेते हैं जो आंकड़े पेश कर रहे हैं। नासिक में 29% ही पोलिंग रिकॉर्ड की गई है 3 बजे तक की। तो महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं लगातार। महाराष्ट्र में असेंबली सीट 288 हैं। थाने की बात कर ली जाए तो थाने पर नजर डालते हुए ग्राफिक से हमें बता रहा है कि 25% वोटिंग थाने में 3 बजे तक रिकॉर्ड की गई है। महाराष्ट्र में 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक वोटिंग का अमल जारी रहेगा। और इस वक्त ग्राफिक्स जो सामने है वो 27% पोलिंग रिकॉर्ड की है, जो कि मुंबई सबअर्बन की है। यहाँ पर भी कम पोलिंग परसेंटेज रिकॉर्ड की गई है। तो 288 सीटों के लिए आज पोलिंग हो रही है। लोग बढ़ चढ़ कर निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तादाद थोड़ी कम दिखाई दे रही है। मुंबई सिटी में 28% लोगों ने दोपहर 3 बजे तक अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर लिया है। 28% यहाँ पर पोलिंग परसेंटेज रिकॉर्ड की गई है। तो लगातार हम आपको महाराष्ट्र की 288 सीटों के ताल्लुक से बता रहे हैं, जो ग्राफिक्स हमें बता रहा है। रायगढ़ की अगर बात करें तो रायगढ़ में 35% पोलिंग परसेंटेज अब तक रिकॉर्ड की गई है। महाराष्ट्र और हरियाणा में असेंबली इंतखाब जारी है और इस वक्त जो आंकड़ा हम पेश कर रहे हैं वो महाराष्ट्र का पेश कर रहे हैं। पुणे की बात कर लेते हैं, जो तालीम के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पर 29% लोगों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर दिया है दोपहर 3 बजे का। दोपहर 3 बजे तक अहमदनगर की बात कर लें तो 37% वोटिंग परसेंटेज 3 बजे तक की है अहमदनगर की। इसी तरह से दीगर असेंबली हलकों पर भी नजर डाल लेते हैं। बीड़ की अगर हम बात करेंगे तो 38% वोटिंग परसेंटेज दोपहर 3 बजे तक महाराष्ट्र के बीड़ में रिकॉर्ड की गई है। लातूर की चलिए बात कर लेते हैं, जो ग्राफिक्स हमें बता रहा है वो 27% का आंकड़ा पेश कर रहा है। दोपहर 3 बजे तक लातूर में 27% तक वोटिंग हुई है। वहीं उस्मानाबाद की बात कर लेते हैं, जहां पर 31% लोगों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर दिया है। तो दीगर असेंबली सीटों का भी रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जो पोलिंग परसेंटेज हैं अब तक दोपहर 3 बजे तक, वो हमने आपको बताया। और हरियाणा में पोलिंग परसेंटेज क्या है वो भी हम आपको बताते रहेंगे। अब से कुछ